नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। आज पहले बात देश की आधिकारिक भाषा हिंदी की जो गृह मंत्री के बयान से फिर चर्चा का विषय बन गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अन्य राज्यों के लोगों को हिंदी बोलनी चाहिए अंग्रेजी की जगह। कहना था कि स्थानीय भाषाओं की जगह नहीं बल्कि अंग्रेजी की जगह हिंदी का प्रयोग करें। उनका कहना था कि समय आ गया है कि आधिकारिक भाषा को एकता का हिस्सा बनाएं। जब राज्यों के नागरिक जो अन्य भाषा में संपर्क करते हैं तो वो भारत की भाषा होनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात संसदीय आधिकारिक भाषा कमेटी के 37वें बैठक के दौरान कही है, लेकिन अब इस पर तीखी बहस छिड़ गई है। मशहूर संगीतकार AR रहमान का कहना है कि उत्तर भारत दक्षिण भारत की बात नहीं, भारत भारत है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं। कोई यहाँ अच्छा करेगा तो उत्तर भारतीयों को फायदा होता है, कोई उत्तर में अच्छा करेगा तो दक्षिण भारतीयों को फायदा होता है। अब कोई सीमाएं नहीं है। लोगों को कला फिल्मों के जरिए बांटना बहुत आसान है। ये ऐसा समय है कि हम एकता दिखाएं ताकि देश ताकतवर बन दुनिया भर में आगे बढ़े। AR रहमान का ट्वीट वायरल हो गया जिसमें उन्होंने एक प्रसिद्ध तमिल कवि को उद्धृत करते हुए कहा है कि प्यारी तमिल हमारे अस्तित्व का मूल है। अब राजनीतिक रिएक्शंस जो आए हैं, प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपको उनको सुनाते हैं। तेलंगाना के मंत्री KT रामाराव ने अंग्रेजी के विकल्प के तौर पर हिंदी की वकालत करने को भाषाई अहंकार बता दिया और कहा कि इसकी प्रतिक्रिया भारी पड़ेगी। अपने एक ट्वीट में TRS के इस नेता ने कहा है कि हम अपने महान देश के लोगों को खुद ये तय क्यों नहीं करने देते कि क्या खाएं, क्या पहने, किसकी पूजा करें, कौन सी भाषा बोलें। हिंदी को थोपना और अंग्रेजी को नकारना इस देश के युवाओं के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी जिनकी वैश्विक आकांक्षाएं हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी चेतावनी दे चुके हैं कि हिंदी को थोपने से देश की एकता पर असर पड़ेगा। तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने कहा है कि 3 भाषा फॉर्मूला क्यों होना चाहिए। तीसरी भाषा भारत के अंदर बातचीत के लिए हो सकती है, लेकिन ये देश की 60 से 70% आबादी की भाषा नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि भारत अपनी विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। संघ परिवार का एजेंडा इस विविधता और संघवाद को मान्यता देने का नहीं है। स्थानीय भाषाओं को कमजोर करना उनके एजेंडे का हिस्सा है। और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने इसे सांस्कृतिक आतंकवाद बता दिया है। कहा है कि आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि सिर्फ 40% के जो देश भर में लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। आइए सुनते हैं उनको। सारे हिंदुस्तान में कितने लोग हिंदी कहते हैं और कितने लोग हिंदी ना कहते, इसको सारे आंकड़ा निकाले जाए, आपको पता चलेगा। 40 के ज्यादा कुछ लोग हिंदी कहते हैं, बाकी हिंदी नहीं बोलते हैं। तो ये कल्चरल टेररिज्म लगता है मेरे लिए। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही हिंदी भाषा समेत तमाम देश की भाषाओं को सहेजने संवर्धन में जुटे हुए हैं राहुल देव हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। सर, मैं आपसे यही पहला तो सवाल यही कि आप गृह मंत्री के बयान को जो हिंदी भाषा को लेकर कहा है उन्होंने, कैसे आप देख रहे हैं, क्या समझाएंगे हमें, कैसे समझें इस बयान को? धन्यवाद दीदी। देखिए, गृह मंत्री ने जो कहा है वो एक गृह मंत्री के नाते कहा है, और आप अगर पूरा इतिहास उठाकर देखें तो देश के जितने भी गृह मंत्री हुए हैं उन्होंने अधिकांश मौकों पर गृह मंत्री के रूप में हिंदी और राजभाषा के बारे में बोलते हुए अलग अलग शब्दों में लगभग यही बात कही है, क्योंकि हिंदी इस देश के संविधान ने के अनुसार देश की आधिकारिक भाषा है, पहली आधिकारिक भाषा है। ये संविधान का मंतव्य है। और इस पर लोगों को अगर भाजपा की राजनीति इसके पीछे दिख रही है, उसके एजेंडे दिख रहे हैं तरह तरह के, और उसमें हमले की एक बू आ रही है, थोपने की बू आ रही है, तो ये उनकी अपनी दृष्टि की समस्या है। अब बात चूंकि अमित शाह ने कही है और बीजेपी, वो भाजपा के नेता हैं, भाजपा के गृह मंत्री हैं, इसलिए उनकी हर बात में राजनीति देख सकते हैं लोग। मैं समझता हूं ये उनको छूट है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन उनको छूट है। लेकिन गृह मंत्री के रूप में गृह मंत्री की विविधता है कि वो संविधान में जो आधिकारिक भाषा के लिए कहा गया है, जो संविधान ने प्रावधान बनाए हैं और जो संविधान के प्रावधानों का मंतव्य है, असली आशय है, उसको वो स्पष्ट करे, उसको वो हर अवसर पर देश के सामने रखे। गृह मंत्री ने यही किया है। तो अगर ये सभी हमारे महानुभाव जो उसकी आलोचना कर रहे हैं वो केवल संविधान के 343 से 351 के ये धाराएं पढ़ लें और ईमानदारी से पढ़ लें,
तो उसमें उनको बात स्पष्ट हो जाएगी। जब ये संविधान बना था और ये प्रावधान बने थे तो ना तो बीजेपी थी, ना अमित शाह थे, ना नरेंद्र मोदी थे। वो देश के संविधान निर्माताओं के बनाए हुए प्रावधान हैं। और उसके भी पीछे जाएंगे तो गांधी जी ने ये कहा कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा होने के लिए सबसे सक्षम है। और इसमें देश के प्रमुख सभी जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो सब इससे सहमत थे। रविन्द्रनाथ टैगोर सहमत थे। राहुल जी, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट था, जो पंडित नेहरू हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं 1963 में, उन्होंने हिंदी अंग्रेजी दोनों को ही राजकीय भाषा के तौर पर सामने रखा। और जब ये सरकार आई प्रधानमंत्री मोदी की, तो उन्होंने जो राजकीय औपचारिक एक तरह से आधिकारिक भाषा है हिंदी का प्रयोग जो पत्राचार में करने का इन्होंने सोचा और आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे अब ये समझना चाहती हूँ कि ठीक है, आपने हमें समझाया, लेकिन जिस तरह से दक्षिण भारत के तमाम बड़े नेताओं और अभी और प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं पंजाब से, बंगाल से, उत्तर पूर्व के नेताओं से, हालांकि उत्तर पूर्व में ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्य हैं, तो जो एक तरह से कहा जा रहा है आप हिंदी को थोप रहे हैं या अंग्रेजी को आप अंग्रेजी की जगह आप हिंदी को प्रयोग करें, तो ये कितना आसान होगा और कितना मुश्किल है दक्षिण भारत के राज्यों के लिए इसे इस तरह से मानना? देखिए, दक्षिण से जो विरोध होता है, पारंपरिक विरोध होता है, उसकी एक पृष्ठभूमि है और इतिहास है। दक्षिण में जो हिंदी का विरोध है उसका इतिहास 1891 से शुरू होता है। इस पर काफी काम हुआ है, काफी अकादमिक काम हुआ है, शोध हुआ है, इसलिए मैं आपको सोच समझ के पढ़ लिख के बोल रहा हूं। और उसको दक्षिण और उत्तर के बीच में, आर्य संस्कृति और द्रविड़ों के बीच में, संस्कृत और दक्षिण भारतीय भाषाओं के बीच में, और हिंदी और बाकी भाषाओं के बीच में जो ये चार खंभों पर उत्तर का विरोध का एक पूरी राजनीति खड़ी की गई रामास्वामी पेरियार द्वारा, और जिस पर सारी तमिल राजनीति खड़ी हुई है, ये उसका एक हिस्सा है हिंदी का विरोध। तमिल साहित्य में 1890 के बाद से उसके साहित्य में हिंदी को हत्यारी भाषा, हिंदी को राक्षसी भाषा ऐसा करके निरूपित किया गया है, और तमिल को मां कहा गया है, तमिलत्तई और एक तमिलपुरु। ये एक जो भी तमिल भाषी होगा वो जानता है। जी सर, जो एक भाषा से प्रेम है, क्योंकि एक समय ये समय का बदलाव है, और जिस तरह से हमारी देश की तमाम भाषाएं हैं, ये ना लगे कि जो हमारी स्थानीय भाषाएं हैं, जो राज्यों की भाषाएं, उनको कम तवज्जो दी गई या उनको भी एक तरह से मान्यता दी जाए, तो क्या एक तरह से वो नीति सामने आ सकती है? देखिए, संविधान ही 22 भाषाओं को मान्यता देता है 8वीं अनुसूची में। ये सारी प्रमुख भाषाएं देश की उस सूची में शामिल हैं। तो ये केंद्र सरकार का भी कर्तव्य है, और उसके बाद और उससे ज्यादा सभी राज्य सरकारों का, जहां जहां वो भाषाएं बोली जाती है, उनके पास अधिकार है और पूरे वो सक्षम हैं उन भाषाओं के लिए सब कुछ करने के लिए। उनसे ये अपेक्षित है कि वो अपने अपने क्षेत्र में अपनी भाषाओं को अपनी सर्वोच्च मान्यता दें, सर्वोच्च प्रयोग दिलाएं, सर्वोच्च आधिपत्य और उसको एक जगह दिलाएं। केंद्र की भी इसमें भूमिका होनी चाहिए। और अब एक अंग्रेजी की बात समझ लें, कोई भी अंग्रेजी से देश के किसी भी नागरिक और बच्चे को वंचित नहीं करना चाहता। नई शिक्षा नीति भी दरअसल हिंदी को तो अनिवार्य बिल्कुल ही नहीं बनाती, ये शब्द ही नहीं है उसमें, वो एक तरह से अंग्रेजी को अनिवार्य बनाती है। तो अंग्रेजी का हिंदी का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी से वंचित करना। हम सभी बहुभाषी हैं, आप और हम हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, बाकी लोग भी अपनी अपनी भाषाएं भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं। इसमें कोई विरोध है ही नहीं, ये सिर्फ खड़ा किया जाता है। हिंदी आज से नहीं, कई 100 साल से एक स्वाभाविक रूप से इस देश की संपर्क भाषा थी, आज भी है और रहने वाली है। उसको संविधान से पहले भी संपर्क भाषा। ठीक है, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जो दोबारा रिफ्रेश करती हूँ, जो हमारी और राज्यों की भाषाएं हैं, और ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत का ये सीमाएं नहीं है जिस तरह से ए.आर. रहमान कह रहे हैं, वो एक आत्मीयता आए भाषाओं के बीच, वो किस तरह से संभव है? क्या हम उत्तर भारत में कह सकते हैं कि आप भाई दक्षिण की भारत की जो भाषाएं हैं उनको सीखे, या फिर अब मैं सोशल मीडिया में देख रही थी, वो कह रहे थे भाई इसका तो लिमिटेड यूसेज है, उस लिहाज से कैसे हम ये भाषाओं का आदान प्रदान, ये एक समग्रता लाएं, एकता लाएं, एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं? फिर
पता नहीं लोग इसको समझेंगे कि मैं सरकार की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नई शिक्षा नीति आई है वो पहली बार भारत की सारी भाषाओं को केंद्रीय महत्व देती है और वो ये सुनिश्चित करती है कि भारत के सभी विद्यार्थी एक नहीं, अपने अपने क्षेत्र की मातृभाषा ही नहीं, कई भाषाओं को सीखते और उनसे परिचित होते हुए बड़े होंगे। और जब वो शिक्षा व्यवस्था से बाहर निकलेंगे 16 या 18 साल बिताकर, तो वो बहुभाषीय भारतीय होंगे, वो किसी एक या दो भाषा वाले नहीं होंगे। इसका मतलब है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे उसमें प्रावधान है, मैं उन सबके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन भारत की सभी भाषाओं को बचाना ये तभी संभव है जब शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा से शुरुआत करके उनको वहां बचाया जाए। अगर इस समय जो हम राहुल जी, क्या डर है दक्षिण भारत के लोगों को? जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये अंग्रेजी का सवाल हमेशा आ जाता है। अंग्रेजी माध्यम में बच्चा, पढ़ा हुआ बच्चा, ये हम सब जानते हैं, एक बार जो प्राथमिक कक्षा 1 से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ गया, वो कभी भी किसी भी भारतीय भाषा और अपनी भाषा का पूरी तरह नहीं होता। ये हम सब अपने घरों में जानते हैं, ये पूरे देश पे लागू होता है। तो जी ठीक, राहुल जी, मैं आपसे मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्या एक तरह से हम जो ये डर है दक्षिण भारत के राज्यों का, या जो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या हिंदी को एक राष्ट्रभाषा की ओर बढ़ाया जा रहा है, क्या वो समय आ जाएगा? जी देखिए, संविधान ने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया, हिंदी को केवल राजभाषा बनाया है। और मैं इस बात का एक विरोध हमेशा करता हूं, हिंदी वालों से भी कहता हूं कि अब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात छोड़ देनी चाहिए, उसका समय निकल चुका है, वो 72 साल पुरानी बात हो गई, अब वो मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। तो अब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, ये बात उठाना गलत है, इससे नुकसान होगा, हिंदी का कोई भला नहीं होगा। जब भाषाओं के मामले में भावना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी को भी महसूस होता है, जिस तरह से किसी को भी महसूस होता है कि हमारे ऊपर भाषा लादी जा रही है, तो उसका नुकसान होता है। इसलिए सबकी, दक्षिण की भी सभी भावनाओं का आदर करना हमारा कर्तव्य है और शासन का कर्तव्य है। बिल्कुल। तो हम जो भी करें, भाषा, ये भाव ये किसी को महसूस नहीं होना चाहिए कि कोई भी भाषा लादी जा रही। बिल्कुल, लेकिन भाषाओं का महत्व और भारतीय भाषाओं का महत्व, उसको भी कम नहीं हम कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, और आपने जो कहा कि मातृभाषा जब बोलते हैं, कितने लोग बांग्ला बोलेंगे, कितने लोग कन्नड़ बोलेंगे, कितने लोग तेलुगु बोलेंगे, तो ये जो प्रेम है अपनी भाषा का, और इस तरह से अभिप्राय एक तरह से ये लगा कि अपनी हिंदी कहीं थोपी ना जा रही हो, क्योंकि किसी भी भाषा के प्रति अलगाव ना हो, ये बहुत अहम हो जाता है। मुझे दुख है निधि कि हमारे बहुत से दक्षिण भारत के और दूसरे हिस्सों के मित्र संविधान की जो प्रावधान है उनकी मूल आत्मा को गहराई से उन्होंने समझा नहीं है। कई बार वो पढ़ते भी नहीं है, परिचित भी नहीं है। अगर वो देखेंगे तो वो पाएंगे कि सारी भाषाओं के लिए बराबर का आदर है, सारी 22 भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं और कोई भी भाषा, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, सभी भाषाएं राष्ट्रीय हैं, हिंदी केवल राजभाषा है, यानी सरकारी, केंद्र सरकार के कामकाज की भाषा। जी। तो बाकी हर राज्य सरकार को और उसके समाज को एक पूरा अधिकार है, ये उनका कर्तव्य है कि वो अपनी अपनी भाषा को सर्वोच्च श्रेष्ठता दिलाएं, उसका सर्वोच्च विकास करें और उसको एकदम जहां जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाएं। किसी भी भाषा का हिंदी से और हिंदी का किसी भारतीय भाषा से कोई विरोध हो ही नहीं सकता। चलिए राहुल जी, मुझे समय इतना ही बताया जा रहा है, कान में लगातार आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो देश की बातें हिंदी भाषा को लेकर चर्चा में फिलहाल आपने सुना राहुल देव को। अब आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास खबर है देश की बात में मध्य प्रदेश से। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी के जुलूस पर हुए पथराव के बाद अब प्रशासन एक्शन में आया है। दंगे के आरोपियों के घरों पर लगातार बुलडोजर चल रहे हैं और खरगोन के संवेदनशील छोटी मोहन टाकीज इलाके में भारी फोर्स की तैनाती करके मकानों को बुलडोजर से तोड़ा गया है। प्रशासन ऐसे ही 52 संपत्तियों को तोड़ चुका है। शोभा यात्रा पर पथराव के कई लोग घायल हुए और जिले के एसपी के गोली लगने से घायल भी हुए हैं। रामनवमी जुलूस के डीजे पर बज रहे आपत्तिजनक भड़काऊ गानों को लेकर एक समुदाय के लोगों ने एतराज जताया, उसके बाद पथराव शुरू हुआ। खरगोन में अब तक 95 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसी भी दंगई को बख्शा नहीं जाएगा और
आपको बता दें कि इस पर हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने वहां के मंत्री से बात की है, नरोत्तम मिश्र जी से। आइए सुनते क्या कहा है उन्होंने। निमाड़ दंगों की आग में जल रहा है और इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र। सर, कितनी कार्रवाई हुई है, कितनी दुकानों, कितने मकानों को तोड़ा गया और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 94 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। एसपी साहब की हालत पहले से बेहतर है, गोली लगी थी। टीआई साहब का सिर फटा था, वो भी बेहतर है। वो एक जो शुक्ला हमारा बच्चा था, कल तक वो वेंटिलेटर पे था, पर आज उसको भी आराम है। मैं समझता हूं कि अभी कोई इस तरह की सूचना, जो घायल हुए थे उनकी सब स्थिति ठीक ठीक है। जो दंगाई थे, जो अतिक्रमणकारक थे, उन सब पर कार्रवाई लगातार चल रही है। कल भी चली थी, आज भी चलेगी। सर, आपकी सरकार में कुछ बुलडोजर मामा या बाबा बनने की होड़ लगी है क्या? क्योंकि लगातार घर ध्वस्त किए जा रहे हैं। अब आरोपी और अपराधी में फर्क तो होगा, ये काम तो कानून को करना है, अदालत को करना है, या पुलिस प्रशासन ही कर लेगी? नहीं, आरोपी और अपराधी कहाँ से आ गए? बात जो सामने दिख रहा है, इसमें आरोप कैसे कह रहे हो आप? जो विजुअल में पत्थर फेंकते दिख रहा है, जो फुटेज में पत्थर फेंकते दिख रहा है, उसको भी आरोपी कह रहे हो? उसको भी तो ड्यू प्रोसेस दिया जाएगा ना कानून का। कैसे ड्यू प्रोसेस कानून का दे रहे हैं ना? उसको जेल भेज रहे हैं, वो कानून में जाएगा, पर जो अतिक्रमण होगा वो तो टूटेगा। सर, पर घर में एक आरोपी नहीं है, उसके माँ बाप हैं, बाकी के लोग हैं, पूरा घर ढहा दिया। जिसको गोली मारी थी ना, उसके भी माँ बाप हैं, उसके भी बच्चे हैं। उस समय नहीं सोचा और उस समय नहीं बोला आप लोगों ने कुछ, जब पत्थर फेंके, गोली चली, तलवार चली। सर, बिल्कुल सारी बातें हो रही हैं। सारी बातें नहीं बोल रहे हैं आप, वहाँ खामोश थे। हम आपके नियमित दर्शक भी है ना। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिए सर कि घर जो टूट रहे हैं, क्या वो अवैध साबित हो गया है? क्या प्रशासन ने? अवैध है, साबित होने के बाद ही तोड़ रहे हैं। तो वो 84 लोग जिन पर मुकदमा कायम हुआ है, क्या सिर्फ उन्हीं के घर अवैध थे? 94, माफ कीजिएगा, कल तक 84 थे। हाँ, बढ़ गए हैं वो, इसलिए मैंने आपको करेक्ट कर रहा हूँ। जो आए हैं उसमें परीक्षण हो रहा है, परीक्षण होने के बाद ही कार्रवाई हो रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है? क्या हिंदुओं की पत्थरबाजी नहीं? अरे बचाव में कोई क्या कर रहा है ये अलग बात है, हमला किसने किया वो मूल बात है। पर ये साबित हो गया सारी चीजें, मतलब बार बार जो एक बात आ रही है कि सर वो अदालत, बात नहीं, बार बार कोई बात नहीं आ रही है। आपकी चिंता मैं समझता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं, हमारी फिक्र पूरे समाज के लिए सर, एक तरफा नहीं, कभी नहीं हुई। एनडीटीवी को मैं नियमित दर्शक हूँ, बता रहा हूँ ना आपका। नहीं, कोई बात नहीं सर, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी फिक्र पूरे समाज के लिए है। राज्य सरकार पर जरूर आरोप लग रहा है कि वो एक धर्म के लिए काम कर रही है। हम आरोप की चिंता नहीं करते, पर मध्य प्रदेश में कोई भी फन उठाएगा दंगाई, उसको कुचल देंगे, ये हम जानते हैं। क्या वो दंगाई एक ही संप्रदाय से है ना? हमला कहां से हुआ? आपने अभी तक ये नहीं दिखाया, एक शब्द नहीं बोला आपने। हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आपको। आपकी सरकार में मुस्लिम भी न्याय की उम्मीद कर सकते हैं अगर उनके खिलाफ ज्यादती हुई? अगर ऐसा हमले करेंगे तो बिल्कुल ना करें, और नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे, तो सब प्रेम से रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र, जिनका साफ कहना है कि जो दंगाई हैं उनके घर जरूर तोड़े जाएंगे, और जिन नेताओं ने ट्वीट किए या भड़काऊ ऐसे भाषण दिए उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे आपको दिखाएंगे, लखीमपुर खीरी के गवाह पर हुआ है जानलेवा हमला। एक रिपोर्ट। देश की बात में अब खबर है उत्तर प्रदेश से। लखीमपुर खीरी कांड के चश्मदीद गवाह पर रामपुर में जानलेवा हमला किया गया है। इस केस के गवाह को कुछ लोगों ने रास्ते में रोककर जमकर पीटा और लहूलुहान छोड़कर फरार हो गए। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर हरदीप सिंह की है। हरदीप लखीमपुर केस में मुख्य गवाहों में से एक हैं। हरदीप का आरोप है कि उन पर रविवार शाम जानलेवा हमला हुआ है। हरदीप का कहना है कि हमलावरों ने उन्हें लखीमपुर मामले में गवाही न देने की धमकी दी है। हरदीप ने जिन लोगों पर आरोप लगाया है उसमें रामपुर बीजेपी का नेता भी शामिल है। गुरुद्वारे से माथा टेक के आ रहे थे, तो मैं लखीमपुर में मेन गवाह हूँ। तो ये पीछे से आए गाड़ी लेके, इस गाड़ी में थे 3-4 लोग। तो इन्होंने वहाँ आके मुझे रोका, तो मैं रुक गया। मैंने कहा चलो कोई बात करनी होगी। तो इतने में इसने मेहर सिंह देओल है जो,
ये उतर के मेरे को मारने लगा। तो इतने में पीछे जो साबी है सरबजीत सिंह घुम्मन, उसने मेरे सिर में हाथ मारे और ये कड़ा मारा यहाँ पे माथे पे, और यहाँ पे वो मेहर सिंह देओल का जो लाइसेंसी पिस्टल है वो निकाल के मारा। अच्छा। तो उस बाद में कह रहा भी अगर तू ज्यादा नेता बना फिरता गवाही देने गया तो तुझे गोली मार देंगे। इस पूरे मामले पर रामपुर पुलिस ने बयान जारी किया है। पुलिस के मुताबिक हरदीप सिंह की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्राथमिक जांच में मामला रोड रेज यानी चालकों द्वारा हिंसक रोष व्यक्त करने का लग रहा है। 5 लोगों पर रोड रेज की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना का लखीमपुर से कोई लेना देना नहीं है। लखीमपुर खीरी में पिछले साल 3 अक्टूबर को उपद्रव के बाद हिंसा में 4 किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया था, जिसके बाद हिंसा हुई और 4 लोगों की और मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। आशीष मिश्रा को 4 महीने जेल में रहने के बाद 10 फरवरी को बेल मिली थी। एसआईटी प्रमुख की सिफारिश के बावजूद भी यूपी पुलिस ने अब तक आशीष मिश्रा की बेल का विरोध नहीं किया है। सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर गवाहों को क्यों अविश्वास है। जाहिर सी बात है, उनको लगता है कि अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय मंत्री हैं और पुलिस उनके खिलाफ जाकर काम नहीं करेगी। तो पुलिस को भी ईमानदारी से तफ्तीश करके जो हमले हो रहे हैं गवाहों पर, तफ्तीश करके ये साबित करना होगा कि पुलिस निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रही है और गवाहों की सुरक्षा के लिए तत्पर है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में खबर अब कर्नाटक से। यहाँ से लगातार तनाव भरी खबरें आ रही हैं और अब एक नया मसला सामने आया है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार के पंचायती राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाने वाले दक्षिणपंथी हिंदू कार्यकर्ता का शव उडुपी के एक लॉज में मंगलवार सुबह मिला है और साथ ही व्हाट्सएप मैसेज भी सामने आया है जिसमें उसने अपनी मौत के लिए ईश्वरप्पा को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस अब ईश्वरप्पा का इस्तीफा मांग रही है, लेकिन ईश्वरप्पा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उडुपी के इसी लॉज में संतोष पाटिल का शव मिला। फिर सोशल मीडिया पर जारी उसका एक मैसेज सामने आया जिसमें लिखा था कि पंचायती राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा मेरी मौत के लिए जिम्मेदार है। मैं ये कदम अपनी सारी उम्मीदें खत्म होने के बाद उठा रहा हूं। मैं हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और हम सबके प्रिय लिंगायत नेता बीएस येडियुरप्पा से विनती करता हूं कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का वो ध्यान रखें। संतोष पाटिल ने एक खत प्रधानमंत्री और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह को लिखा था जिसमें आरोप लगाए थे कि 4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ईश्वरप्पा के कहने पर उन्होंने पूरा किया, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। तकाजा करने पर ईश्वरप्पा के नजदीकियों ने 40% रकम रिश्वत के तौर पर मांगी। संतोष के भाई का भी यही आरोप है। काम का हमें 1 रुपया भी नहीं मिला, इसके लिए ईश्वरप्पा ही जिम्मेदार है। उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कांग्रेस भी ईश्वरप्पा के खिलाफ मुकदमा और इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवमोग्गा में ईश्वरप्पा के घर का घेराव किया। भारतीय जनता पार्टी बसवराज बोम्मई की सरकार किस हद तक भ्रष्टाचार में डूबी है उसका पता इसी से चलता है कि उनके कार्यकर्ता भी त्रस्त हैं। हम चाहते हैं कि ईश्वरप्पा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो और साथ ही ये कि वो इस्तीफा भी दें। The 40% commission corruption allegations। लेकिन ईश्वरप्पा का कहना है कि संतोष पाटिल के खिलाफ उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मामला अदालत में है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं है। मामला अदालत में है, फिर ऐसे में इस्तीफा क्यों? 73 साल के ईश्वरप्पा अपने राजनीतिक जीवन के बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। विवादास्पद बयानबाजी, येडियुरप्पा के खिलाफ बगावती तेवर, शिवमोग्गा में दंगा भड़काने का आरोप और अब भ्रष्टाचार का आरोप। ईश्वरप्पा की वजह से बीजेपी की लगातार किरकिरी होती रहती है। कहते हैं कि पार्टी आलाकमान भी ईश्वरप्पा से खुश नहीं है और अब पार्टी के एक कार्यकर्ता की मौत ईश्वरप्पा को हाशिए पर ला सकती है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।
देश की बात में खबर बिहार से है। बिहार के नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। कार्यक्रम स्थल के समीप पटाखा बम फटने से अफरा तफरी मच गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में इन दिनों भारी चूक देखी जा रही है। कुछ दिन पहले बख्तियारपुर में एक सिरफिरे युवक के हमले के बाद उनकी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई थी। बावजूद इसके आज उनके जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान शरारती तत्वों ने कार्यक्रम स्थल के समीप पटाखा बम फोड़ दिया, जिससे कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हालांकि पुलिस ने तुरंत उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है और थाने ले गई है, जिसके बाद मामला कुछ शांत हुआ। और देश की बातें फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जिस तरह से बेतहाशा गर्मी बढ़ रही है उस पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे। और देश की बात में खबर अब महाराष्ट्र से है। अप्रैल के शुरुआती महीने में ही गर्मी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है। राजधानी दिल्ली से लेकर पहाड़ तक तप रहे हैं। महाराष्ट्र में लू से 6 की मौत की पुष्टि हुई है। भीषण गर्मी में बिजली की मांग करीब 8% बढ़ गई और ऐसे में महाराष्ट्र जो है गुजरात से बिजली खरीद रहा है। देश भर में भीषण गर्मी का सितम है। राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कई जिलों में पारा 40 के पार है। कई शहर येलो अलर्ट में हैं और लगातार लू झेल रहे हैं। दिल्ली में लगातार 5वें दिन लू यानी कि हीट वेव का कहर जारी रहा। 2017 के बाद से अप्रैल महीने में 5 दिन हीट वेव सबसे ज्यादा रहा है। साल 2017 में अप्रैल में 6 दिन हीट वेव के दर्ज किए गए थे। पहाड़ भी तप रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ते हुए हिमाचल के कई शहरों में पारा 30 डिग्री के पार है, जो कि सामान्य से करीब 8 से 9 डिग्री ऊपर है। हिमाचल में पीछे मार्च में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन, इन जिलों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर रहे हैं और जो पिछले रिकॉर्ड्स थे वो सरपास कर गए हैं। और जो हीट वेव्स की कंडीशन चल रही है अभी कंटिन्यू करेंगी, लेकिन एक थोड़ा रिलीफ का सिग्नल अभी लग रहा है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ अप्रोच कर रहा है। तो उससे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की प्रदेश में संभावना है और कल से मौसम बदल जाएगा। तो मार्च में हम रजाई की जगह कंबल लेके सोए हैं और पंखा खोल के सोए हैं और अभी भी पंखा लगा के ही सो रहे हैं इस वक्त भी जी। तो हमारे लिए एक अद्भुत, जिसे कह सकते हैं फर्स्ट टाइम की अद्भुत चीज है ये इस टाइम की। यहाँ पे अभी कंपैरेटिवली काफी गर्म है दिन। हाँ, पहले हम आते थे तो इतना गर्म नहीं होता था, अब तो काफी गर्म हो रखा है इधर। गर्मी की मार तो जारी रहेगी, लेकिन लू की तीव्रता जल्द ही कम होने की उम्मीद है। पिछले कई दिनों से लगभग 1 महीने से किसी भी तरह की मौसमी गतिविधि नहीं हुई है, प्री मानसून गतिविधियां नहीं देखी गई हैं, जिससे कि और पश्चिमी दिशा से लगातार जो गर्म हवाएं आ रही हैं, आसमान साफ है, इसके कारण जो तापमान है बढ़े हुए हैं और हीट वेव बनी हुई है। लेकिन इस बार हमने देखा है कि अप्रैल के शुरुआती दौर में किसी भी तरह का जो प्री मानसून गतिविधि देखने को नहीं मिली है और हो सकता है कि अप्रैल के तीसरे और चौथे सप्ताह में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाएं, धूल भरी आंधी के साथ गरज चमक और बौछारें हो जाएं और मई के महीने में हमें उम्मीद है कि इसकी तीव्रता और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे थोड़ा सा राहत की उम्मीद दिखाई दे रही है। इधर महाराष्ट्र में कुल 111 लोगों को अब तक लू लगी है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं राज्य में बढ़ती गर्मी में बिजली की मांग करीब 8 से 10% तक बढ़ी है। कुछ इलाकों में लोड शेडिंग की समस्या को देखते हुए 760 मेगावाट बिजली खरीदने का फैसला हुआ है। या वर्षी अनपेक्षितपणे यह मांग पिछले साल की तुलना में 8 से 10% बढ़ी है। कोयले की कमी है, इसके मद्देनजर लोड शेडिंग ना हो और राज्यों के ग्राहकों को सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति करने के लिए महावितरण को बिजली खरीदने की मंजूरी दी गई है। गुजरात से 760 मेगावाट बिजली खरीदने का करार हुआ है। गुजरातमधली कंपनी आहे, त्यांच्याबरोबर देखील आणखीन 20 त्यांच्याकडून 760 मेगावाट घेण्याचं देखील कॅबिनेटने मंजुरी दिलेली आहे। भीषण गर्मी को देखते हुए 40 डिग्री पार वाले जिलों में बच्चों के स्कूलों के समय में भी बदलाव किए जा रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही।